हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो है इस टॉपिक में आपको जो है मार्क्स इंडिविजुअली हर दोनों टॉपिक का 5 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है उसमें इसको एज अ सब टॉपिक लेकर के या एक छोटा सा क्वेश्चन करके उसमें ही इंक्लूड करके पूछा जा सकता है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? तो आज का मेरा टॉपिक है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन एंड एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव सेल्स पर्सन। यहाँ पे जो है ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तब मैंने भी ये गलती की थी। क्वेश्चन आया हुआ था एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव सेल्समैनशिप, और वहां पे मैंने आंसर लिख दिया था जो कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन से रिलेटेड था। तो ये गलती मैंने की थी और साथ ही साथ मेरे साथ भी पढ़ने वाले काफी बच्चों ने की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक अभी आपके सामने डिस्कस करना जरूरी है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे बात करना जरूरी है। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन यानी कि जो एक गुड सेल्स पर्सन है, अच्छा सेल्स पर्सन है, उसके खुद के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक गुड सेल्स पर्सन के, उसमें ये देखा जाता है कि जो एक नॉर्मल सेल्स पर्सन है, जो एक अच्छा सेल्स पर्सन है, वो किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से उठता है, उसका जो बात करने का तरीका है, जो उसका एक्सटर्नल उसकी लुक्स है उसको लेकर के, और साथ ही साथ उसका जो इंटरनल चीजों को हैंडल करने का तरीका है उसके बारे में यहाँ बात की जाती है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक उसमें होने चाहिए जो कि एक अच्छे सेल्स पर्सन के लिए जरूरी है। अगर मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन कब कहलाऊंगा? जब मेरे पास ये पॉइंट सारे जो है मेरे अंदर इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड एंड डिजायर, यानी कस्टमर की नीड और डिजायर कि उसको क्या चाहिए और उसकी क्या इच्छा है, क्या खरीदना चाहता है या क्या खरीदने की इच्छा रखता है, उसको समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। एम्बिशन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है रफ जीन्स पहन के आ रहे हो या कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप सेल करने जा रहे हो, फॉर्मल लुक चाहिए, तो वहां पे आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छे होना चाहिए, बिजनेस का सेंस होना चाहिए, कर्टिसी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, हैंड राइटिंग, हेल्थ, इंटीग्रिटी, इंटरेस्ट इन हिज जॉब, नॉलेज, लॉयल्टी, मेंटल एबिलिटी, मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, स्पीच एंड क्रिएटिवनेस। ये सारे पॉइंट आपके इंक्लूड होते हैं जब हम बात करते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में अगर आ गया तो क्या मुझे सिर्फ ये पॉइंट लिख देने काफी होंगे? तो नहीं, आपको एटलीस्ट ये सारे पॉइंट लिखने हैं और इनके बारे में एक एक लाइन लिखनी होगी। दैट हेल्थ का मतलब क्या है कि वो हेल्थी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ के आ रहा है या बिल्कुल ही उसमें स्टेमिना नहीं है, तो उस तरीके से उसका हेल्थी होना चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अगर कुछ कस्टमर को रिटर्न में कुछ दे रहा है तो सामने वाली पार्टी जो है कस्टमर उसको समझने की उसको समझ सके। ऐसा ना हो कि आपने डॉक्टर की हैंड राइटिंग में लिख दिया और उस बेचारे को केमिस्ट के पास जाकर के पढ़वाना पड़ रहा है कि आपने क्या लिख के गए हो। तो ये सारी चीजें आपको जो है अपने एक एक लाइन में एक्सप्लेन करनी है इन बुक का थोड़ा सा लैंग्वेज में। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही ये मेडिकल स्टोर वाला एग्जांपल लिख करके आ जाओ जो अभी हमने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं एक या दो लाइन में। कम से कम 2 लाइन भी अगर आप कर दोगे तो ये बहुत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 21 पॉइंट्स लिए हैं और जिसमें से आपको सिर्फ 15 याद रहेंगे और एग्जाम में आप 10 लिख के आओगे। अब बात करते हैं एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव सेल्समैनशिप, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है कंपेयर टू दिस वन, तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा। एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव सेल्समैनशिप यानी जो सेल्समैनशिप होती है, सेल्समैन नहीं सेल्समैनशिप की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पर्सनल सेलिंग की जाती है, जो वो उस तरीका होता है, जो उसको प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है सेल्समैनशिप। तो उसका जो एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव सेल्समैनशिप क्या क्या है, कौन कौन सी चीज कंटेन करनी चाहिए? तो यहाँ पे आपकी मेनली जो है नॉलेज देखी जाती है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, प्रोडक्ट, फर्म, कस्टमर एंड टेक्निक ऑफ सेलिंग। यानी इन 5 पॉइंट पे आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है आप इफेक्टिव सेल्समैनशिप कर पाओगे, अच्छे तरीके से सेल्समैनशिप जो है अपना पूरा कर पाओगे। पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ सेल्फ। सेल्फ मतलब मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द
strong and weak point of his own personality so that he is able to make the most of his strength and try and cover up his weakness। यानी कि हर व्यक्ति में देखो, हर व्यक्ति जो है, हम इंसान है, हम भगवान तो है नहीं, तो हमारे में वीकनेस भी होती है, हमारी स्ट्रेंथ भी होती है। हो सकता है कुछ जगह पे मेरी जो है स्ट्रेंथ हो, फॉर एग्जाम्पल हिंदी की जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है वो मैं काफ़ी अच्छा बोल लेती हूँ, पर जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है वहाँ पे मैं थोड़ा सा डामाडोल हो जाती हूँ। तो अगर ऐसा होगा कि कस्टमर जो है, जो भी है, वो अच्छा, उसको भी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदी ज़्यादा अच्छे से कंफर्टली समझ पा रहा है और इंग्लिश भी समझ लेता है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में ही अपना जो है पूरा कन्वर्सेशन कर सके, ताकि मैं अपनी बात अच्छी तरीके से उस तक पहुँचा सकूँ। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी अच्छी हिंदी है, जो मेरी अच्छी हिंदी की वोकैबुलरी है, उसके सामने आएगी और चीज़ें अच्छे तरीके से वो समझ पाएगा। और वहीं पे अगर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अच्छी तरीके से फ्लुएंटली उसके सामने डिस्कस कर सकूँ, चीज़ें कन्वे कर सकूँ, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कम इंग्लिश को यूज़ करूँ ताकि उसमें मेरी गलती ना हो। तो इसीलिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो, जो आपकी वीकनेस है, आप उससे रूबरू हो, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये एक नॉलेज आपको होनी चाहिए अपने खुद के बारे में, ताकि आप अपनी जितने भी वीकनेस है उसको कवर करने की कोशिश कर सको और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और अच्छे से उभार के अपने सामने वाली पार्टी को, कस्टमर को दिखा सको। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर नॉलेज ऑफ सेल्फ। सेकेंड वन इज योर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब मैं जा रही हूँ अपना ये फ़ोन बेचने, जो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट मुझे पता ही नहीं इसका मॉडल का नाम ही क्या है, इसमें क्या जीबी है, क्या रैम है, क्या रूम है, पता ही नहीं मुझे। ठीक है, रैम रूम तो मतलब समझो कि मेरे को पता ही नहीं इसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं बेच पाऊंगी क्या? मेरे सामने कोई एक व्यक्ति आएगा, अगर मैं उसको बोलूँगी कि भाई तुम मेरा ये फ़ोन खरीद लो, तो वो कहेगा कि आपके फ़ोन में ऐसा क्या है, क्यों खरीदूँ? तो एटलीस्ट मेरे को इस प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए कि आखिर क्यों इस प्रोडक्ट की जो है उसको नीड हो सकती है, या ऐसा क्या है जो ये प्रोडक्ट उस सामने वाले पर्सन को जो है फायदा पहुंचाएगा या उसको जो है हेल्प करेगा किसी भी चीज में। तो ये क्या है, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको बेच पाओगे। अब नॉलेज में क्या क्या चीज आती है, उसका फीचर, कि उसमें क्या क्या फीचर है, उसका प्राइस क्या है, या उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया गया है। मैन्युफैक्चर कैसे किया गया है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि जो आप प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, या अब देखिए कुछ ऐसे ब्रांड हो गए हैं जो प्लास्टिक की बोतल को ही क्रैश कर करके उसकी टी शर्ट बना रहे हैं। तो अब देखिए ये कितनी अच्छी चीज़ है। लोग अब जैसे ही आपके सामने कोई सेल्समैन आएगा और कहेगा कि देखिए हमने इसको ना ट्रैश से बनाया है, या हमने इसको प्लास्टिक की बोतल को पूरा जो है यूज करके बनाया है, रिसाइकिल करके बनाया है, तो आपको भी अच्छा लगेगा जब आपको पता चलेगा मैन्युफैक्चर किस तरीके से इसको किया गया है, जो कि दूसरे प्रोडक्ट से अलग है, क्या इसका कुछ अलग ही यूनिक तरीका है। तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी कि हाँ भाई हम इसको खरीद लेते हैं, हम इसको बाय करेंगे। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का भी मेथड पता होना चाहिए, कॉस्ट की यूसेज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ द फर्म। अब मुझे पता है मुझे ये जो है मुझे ये नोटबुक बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासमेट की नोटबुक है, मुझे ये नहीं पता कि जो क्लासमेट कंपनी है क्या था, उसका फ्यूचर क्या, इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। बट मुझे इसके प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से आइडिया है, कैसे बना है, क्या बना है, क्यों बना है, किस पेपर से बना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कितना कॉस्ट लगा, बट मुझे इसकी फर्म के बारे में ही नहीं पता। तो ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि कंपनी की बढ़ाइयाँ बहुत की जाती है, और कई बार कंपनी की बढ़ाई की वजह से ही या कंपनी की गुडविल की वजह से ही उसके कुछ ऐसे घटिया प्रोडक्ट भी होते हैं जो बिक जाते हैं, जिसके ऊपर कोई इतनी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उसके पीछे एक लोगो लगा होता है, जो कि कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पर आपको आपकी नज़र में उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, वो ब्रांड बहुत अच्छा है, तो आप उसको खरीद लेते हो। बट चाहे वो प्रोडक्ट जो है दूसरे प्रोडक्ट से खराब निकल के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या होता है, क्योंकि फर्म की एक वैल्यू होती है, गुडविल होती है, इसीलिए आपको उस कंपनी की वैल्यू पता होनी चाहिए जिसका आप सामान बेच रहे हो, ताकि आप उसको अच्छे से भुना सको, उस सिचुएशन में उसको यूज कर सको कि देखिए ये हमारी क्लासमेट की है। आपको तो पता ही है क्लासमेट कितना अच्छा करती है, अपना डोनेशन कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, या कुछ भी कर रही है, वो अपने बारे में बताएगी, अपनी फर्म की अच्छाइयाँ बताएगी। तो ये क्या होगा, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म सच एज व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सक्सेस एटसेट्रा, कि कब बनी थी, कितने लोगों ने इसमें मेहनत की, उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द कस्टमर। अब देखो आपको सामान की नॉलेज है, आपको अपनी कंपनी की नॉलेज है, बट जिस व्यक्ति को बेच रहे हो उसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, क्या आप जो प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हो उसको खरीदने के वो लायक है, या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या उसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा भी या नहीं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट द कस्टमर जिसको आप सामान बेचने की इच्छा रख रहे हो। कस्टमर्स बाइंग मोटिव, हिज पर्सनालिटी एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कस्टमर आपको पता होने चाहिए। बाइंग मोटिव क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए
ये हमारी प्रीवियस जो है लेटेस्ट हमारी 4-5 प्रीवियस वीडियो में ही हमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर नॉलेज ऑफ द टेक्निक ऑफ सेलिंग, कि किस तरीके से जो है उस प्रोडक्ट को बेचना है, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, उसकी टेक्निक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। टेक्निक ऑफ सेलिंग लाइक पेइंग अनडिवाइडेड अटेंशन टू द बायर, एडवाइजिंग एंड assisting him in selecting goods, attending to his problem, offering suggestion and so on। क्या क्या बोला गया है कि अनडिवाइडेड अटेंशन। आपने देखा होगा कई बार जब सेल्समैन आपको कुछ बेचते हैं ना, तो वो सिर्फ आप ही पे ध्यान देते हैं, दूसरे को बोल देते हैं कि आप 2 मिनट रुक जाइए, हम आपको एक दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनडिवाइडेड अटेंशन, की अपना वो जो आपको अटेंशन दे रहे हैं वो कहीं डिवाइड नहीं कर रहे, कहीं और भटका नहीं रहे, बल्कि कंटिन्यूअसली आप तक ही जो अपनी बात पहुंचा रहे हैं, देन वो दूसरे जो है कस्टमर तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में ही कहते हैं कि देख लो, तुम देख लो, मैं आता हूँ दूसरे कस्टमर को अटेंड करके, ऐसा नहीं करते। ये एक टेक्निक होती है जो आपको यूज करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर एडवाइजिंग एंड असिस्टेंट, की आप एडवाइस करो सामने वाली पार्टी को, कस्टमर को, कि आपके ऊपर ये सही लगेगा या आपके अकॉर्डिंग जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है, उसको असिस्ट करना, एडवाइस करना अपने गुड्स को सिलेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए उसको जो है सजेशन देना, उसको अटेंड करना, उसको बताना, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना, और साथ ही साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा जो सजेशन है या ऑफर है वो बताना। तो ये सारे आपके आते हैं इन योर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव सेल्समैनशिप। और जहाँ जो हमने पहले किए थे वो थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का ये आ सकता है, 5 मार्क्स का ये आ सकता है, या 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। पर्सनल सेलिंग के बारे में पूछेंगे, टाइप ऑफ सेल्समैन के बारे में पूछेंगे, और साथ ही साथ एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव सेल्समैनशिप के बारे में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।